आज हम जानेंगे इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई। जब वेनेजुएला जैसी कंट्री को अपना ऑयल रिजर्व मिला तो वहां की लेबर क्लास दिन पर दिन गरीब होने लगी। धीरे धीरे लोगों के हाथ से जॉब जाने लगी और अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का। क्या हो कि एक सुबह आप उठो और एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाओ जिसकी कीमत कल के दिन तक सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए थी। दुकानदार आपकी तरफ देख के एक हल्की सी मुस्कुराहट दे और आपको कहे कि भैया अब ये ब्रेड का पैकेट 50 रुपए का नहीं बल्कि अब ये 2.5 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही झटका लगा वेनेजुएला के लोगों को, जहां पे इन्फ्लेशन कुछ इस कदर बढ़ गई कि एक ब्रेड का पैकेट भी 2.5 करोड़ रुपए में आने लगा। एक ऐसा देश जिसके पास पूरी दुनिया का लगभग 17% ऑयल रिजर्व था, एक ऐसा देश जिसके पास 303 बिलियन बैरल फ्यूल की कीमत से भी ज्यादा उनके पास फ्यूल था, एक ऐसा देश जो कि एक टाइम पर साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज में सबसे रिच माना जाता था। पर ऐसा उस देश के साथ क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी पूरी की पूरी तरह टूट गई? ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि एक रोटी का टुकड़ा खरीदने के लिए भी उनको पैसा बोरियों में भरकर ले जाना पड़ा? आज हम जानेंगे इन्फ्लेशन को, यानी कि महंगाई, जो कि इकोनॉमी का बनने वाला सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसको अगर कंट्रोल में ना रखा जाए तो ये कैसे देशों के देश तबाह कर सकता है, और अगर इसको कंट्रोल में रखा जाए तो कैसे यूएसए जैसे देश को एक सुपर पावर बना देता है। और इस वीडियो के एंड तक हम इन्फ्लेशन और महंगाई को इस कदर समझ जाएंगे कि फ्यूचर में आप जब भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, गोल्ड में हो या फिर प्रॉपर्टी में हो, आपको इस बात का अंदाजा रहेगा कि उस पैसे की वैल्यू किस दर से कम हो रही है, या फिर फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की या फिर उस एसेट्स की जो वैल्यू है वो किस दर से बढ़ने वाली है। आप इस चीज का पहले ही अंदाजा लगा पाएंगे। तो बात है 1975 के आसपास की, जब वेनेजुएला जैसी कंट्री को अपना ऑयल रिजर्व मिला और उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ ऑयल के एक्सट्रैक्शन पे ही डिपेंड होने लगी। Oil is the platform on which everything was built in Venezuela. The industry has powered the economy, financed governments, but now the country's supply may be at risk. जिस भी प्रोडक्ट की उनको डे टू डे लाइफ में डिमांड होती, वो सारे प्रोडक्ट वेनेजुएला से बाहर वाली कंट्रियों से वो लोग इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि सिवाय ऑयल एक्सट्रैक्शन वाले बिजनेस के अलावा वहां पे सभी बिजनेसेस खत्म हो चुके थे और इतने प्रॉफिटेबल नहीं थे जितने की ऑयल वाले थे। पर इसकी वजह से पैसा पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक रिचेस्ट कम्युनिटी की तरफ डाइवर्ट होने लगा और वहां की लेबर क्लास दिन पर दिन गरीब होने लगी, जिसका फायदा अभी के करंट प्रेसिडेंट निकोलस ने उठाया और 2013 के आसपास उन्होंने इस बात को अपनी इलेक्शन का मुद्दा बनाया और बाद में वो जीते भी सही। और जैसे ही वहां के प्रेसिडेंट पावर में आए, उन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया वहां के गरीबों की गरीबी मिटाने के लिए, और इसका सबसे आसान तरीका उन्होंने खोज निकाला कि वो सभी गरीबों को बराबर पैसे बांट देंगे। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके घर में एक पैसा छापने की मशीन हो तो क्या आप पैसा नहीं छापेंगे? बिल्कुल ऐसा ही किया वेनेजुएला की सरकार ने, पर यह मूव बहुत ही घटिया निकला और इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा कैश फ्लो बढ़ गया और धीरे धीरे वहां की करेंसी अपनी वैल्यू खोने लगी। एक ही साल में वहां की इन्फ्लेशन की रेट 10 लाख % से बढ़ने लगी। अगर इसे एग्जांपल से समझा जाए तो अगर आज आपकी जेब में वेनेजुएला की करेंसी के 10 लाख रुपए पड़े हैं तो अगले साल वो 10 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ जीरो के बराबर बन के रह जाएंगे। लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए भी ट्रक भरकर पैसा ले जाना पड़ा। आखिरकार वहां की करेंसी अब किसी काम की नहीं रही। लोग वहां की करेंसी को एज अ टॉयलेट पेपर यूज करने लगे, और इतना ही नहीं, वहां की सरकार ने और भी करेंसी के नोट प्रिंट करे और एक ही नोट 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए का भी प्रिंट किया। और ठीक ऐसा ही होता है जब सरकार अपने फायदे के लिए इकोनॉमी के साथ खेलने लगती है, और जिसका हर्जाना भुगतना पड़ता है हम जैसे आम लोगों को, वहां की जनता को, जो कि आज की तारीख तक भी भुगत रही है। पर इसका ठीक उल्टा हुआ यूएसए के साथ 1920 के आसपास, जब वहां की सरकार ने इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ना करने का डिसाइड किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भाग ना करने के बजाय वहाँ उसमें यूज होने वाले हथियार, मिलिट्री इक्विपमेंट और हर वो प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड वॉर के अंदर काम आने वाला था, उन सभी का मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया और उन सभी चीज़ों को वो तेजी से उन सभी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने लगे जो वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो हथियार सप्लाई करते और बदले में गोल्ड अपने देश में इंपोर्ट करते। लगभग यूएसए में सभी लोगों के पास उस टाइम जॉब थी और अच्छे से कैश फ्लो मैनेज था। यही यूएसए का गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है, जब नई नई और भी इनोवेशंस हुई, जिसमें फ्रिज, एसी, ऐसी कई सारी चीज़ों की इनोवेशंस हुई और वहाँ के बैंक की जो लोन की इंटरेस्ट रेट थी वो भी बहुत कम थी, क्योंकि लोगों को पैसा लोन पे लेने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पर वहाँ का जो स्टॉक मार्केट था वो तेजी से रफ्तार पकड़ रहा था। वहाँ का स्टॉक मार्केट तेजी से नई ऊंचाइयां छू रहा था और लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और उन्होंने कम इंटरेस्ट रेट में बैंकों से लोन लिया और स्टॉक मार्केट में लगाने लगे। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन सभी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड एकदम से गिर गई, चाहे वो हथियार हो, मिलिट्री इक्विपमेंट हो या फिर और कोई सा भी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से धीरे धीरे अमेरिका की कंपनियां प्रॉफिट से लॉस में बदलने लगी। धीरे धीरे लोगों के हाथ से जॉब जाने लगी और उन सभी का पैसा यूएस के स्टॉक मार्केट में अटक गया और तब वहां की गवर्नमेंट ने इस इकोनॉमी की क्राइसिस में पार्टिसिपेट ना करने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये क्राइसिस अब तक के सबसे बड़े डिजास्टर में बदल गया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। पर इसकी वजह से सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसकी वजह से उन सभी लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में अटक गया और वो धीरे धीरे बैंकों का लोन चुकाने में और बैंकों की ईएमआई भरने में धीरे धीरे फोल्ड करने लगे। जब भी कोई पर्सन बैंकों से अपना केस रिट्रीव करने जाता तो उनके पास केस ही धीरे धीरे खत्म होने लगा और अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग डिजास्टर भी उसी टाइम पीरियड में माना जाता है और लगभग उस टाइम 9000 से भी ज्यादा बैंक बंद हुए। तो अब इस इन्फ्लेशन का क्या किया जाए, क्योंकि जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है तो वेनेजुएला जैसा क्राइसिस देखने को मिलता है और अगर नहीं करती है तो यूएसए जैसा ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलता है। पर इसका एक सिंपल और सरल रास्ता भी है, जिसे आज की डेट में हमारा इंडिया भी फॉलो करता है। एक बैलेंस वे में इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना, एक रेंज के अंदर इन्फ्लेशन को पकड़े रखना, ये है बेस्ट तरीका एक इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी इकोनॉमी के बीचों बीच खड़े हैं जिसने अपने घुटने टेक दिए हैं, आपके आसपास कहीं पे भी कैश फ्लो नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है और इसी बीच बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है, बिजनेस करने के लिए जो वो ब्याज दे रहे हैं आपको, जो आपको लोन दे रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट रेट काफी लो है। इसी चीज का फायदा उठाकर आप और हम जैसे होशियार एंटरप्रेन्योर लोग एक कपड़ों की फैक्ट्री लगाने का सोचते हैं। तो इसी बात के चलते आप बड़े ही सस्ते में बैंकों से लोन लेते हैं और जल्द ही अपनी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। बहुत सारे लोगों को आप हायर करते हैं और अपने कपड़ों की फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं। आपका प्रोडक्ट बड़ा ही अच्छा है और उसकी मार्केट में धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगती है। जल्दी आपकी बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट नजर आना शुरू होता है और इसी प्रॉफिट के चलते आप बैंकों के पास फिर से जाते हैं और उसी कम इंटरेस्ट रेट में और फैक्ट्री लगाने के लिए लोन लेते हैं। आप एक और फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ और लोगों को हायर करते हैं। पर एक बात जो यहाँ नजर डालने वाली है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही नहीं है जो कि बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी सस्ते हैं। आपके ही पैरेलल कई सारे लोग हैं जिन्होंने और भी कई सारी अलग अलग प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां लगाई है, जिसकी वजह से कई तेजी से जॉब क्रिएट हुई है, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है और अब वो डिमांड करने के लिए तैयार है। इस डिमांड पे नजर डालने के लिए हम एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी सोसाइटी में अगर वहां के जनरल स्टोर वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रेड के पैकेट पहले लाता था बेचने के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ 5 लोग ही कैपेबल थे ब्रेड को खरीदने के लिए, पर अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है उस ब्रेड के पैकेट की डिमांड 5 लोग नहीं, अब 10 लोग करें, जिसकी वजह से दुकानदार उस ब्रेड के पैकेट को पहले 50 रुपए में बेच रहा था तो कुछ प्राइस बढ़ाकर 60 रुपए या 70 रुपए में बेचना शुरू करेगा। ये जो प्राइस बढ़ा है ये है इन्फ्लेशन। इसको कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का, क्योंकि सिर्फ ब्रेड का ही नहीं,
अब धीरे धीरे हर कंजम्पशन के प्रोडक्ट का दाम बढ़ने लगता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, और जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तेज प्राइस में हाइक देखने को मिलता है। जैसे कि पिछले बीते कुछ दिनों में टमाटर, प्याज, ऐसी कई सारी कंजम्पशन की चीज़ों के साथ ऐसा ही हुआ। और अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक का, जो कि डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट अब अपने टैक्सेस को धीरे धीरे उन सेक्टर्स में बढ़ाएगी जहां पे डिमांड ज़्यादा है, और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अपनी पॉलिसीज के थ्रू बैंक की जो लेंडिंग रेट है उनको भी धीरे धीरे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से नए बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, और जो पुराने बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा अपने पुराने लोन चुकाने का, जिसकी वजह से वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। पर इससे धीरे धीरे इन सभी कंपनियों का प्रॉफिट गिरने लगेगा और लोगों को उतनी सैलरी हाइक देखने को नहीं मिलेगी जितनी कि पहले हुआ करती थी, और कंपनियों को उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से फिर से जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी, जो दाम बढ़े थे, वो धीरे धीरे घटने शुरू होते हैं, और वो ब्रेड का पैकेट अब फिर से 50 रुपए वाली रेंज में आना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अगर कोई भी नेशन ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आता है तो उसका इन्फ्लेशन का रेट 2 से 4% हो सकता है, जैसा कि अभी यूएसए में है। और अगर जो डेवलपिंग नेशन है, जिन पर डेवलपमेंट ज़्यादा करना है, वहाँ की इन्फ्लेशन थोड़ी सी उससे ज़्यादा होती है, जिसकी हेल्थी रेंज होती है 4 से 6%, जो कि आज के इंडिया में भी है। पर ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन जीरो नहीं हो सकती, इन्फ्लेशन बिल्कुल जीरो भी हो सकती है। अगर बैंकिंग इसी तरह अपनी लेंडिंग रेट्स को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती जाए तो वो बिजनेसेस को लोन नहीं दे पाएगी, और जब बिजनेसेस लोन नहीं लेंगे या फिर अगर लोन लेंगे तो हैवी इंटरेस्ट की वजह से वो उस पर हाई इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट बहुत ही कम होंगे। प्रॉफिट कम होने की वजह से वो उतनी सैलरी इंक्रीमेंट या फिर टाइम से शायद सैलरी भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से बिजनेसेस ठप हो जाएंगे और एक इकोनॉमी रुक सी जाएगी। इसलिए इन्फ्लेशन जीरो भी नहीं कर सकते, और इन्फ्लेशन को एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन्फ्लेशन को एक सही रेंज में रख सकते हैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से। और आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज है, या फिर वो कौन से गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, या फिर सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की वो पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू वो हमें और हमारी एक्सपेंडिचर को, हमारी इनकम को, हमारे पैसों को अपने कंट्रोल में रखती है, जिसके अंदर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज भी आती है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे हम आने वाली अगली वीडियो में। थैंक यू।